are doing great and I welcome you all in the Polity series of Mentor Guru. इस सीरीज में हम प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी रिवाइज करेंगे थ्रू की फैक्ट्स एंड पीवाईक्यूज। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, उसकी कॉम्पोजिशन क्या थी, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी होती है ऑफ द मेंबर्स जो साथ में मिलकर डेल्व करते हैं अपॉन फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री। ठीक है, चलो। सो दिस इज सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम देखेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने रखा। सो इट वॉज पुट फॉरवर्ड इन 1934 बाय एम एन रॉय। ओके, अब इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, दैट एम एन रॉय पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आपको इसमें सोचना है इज दिस ट्रू और फॉल्स। उसके बाद 1935 में आईएनसी ने भी डिमांड रखी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए हमारी कंट्री के लिए, जहां पर मेंबर्स साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा। फिर 1938 में खुद जवाहरलाल नेहरू ने भी इस डिमांड को पुटअप किया। अब इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं कि क्रोनोलॉजी का कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि सबसे पहले किसने डिमांड रखी। ओके, और आपके सामने ऐसे आएगा कि एम एन रॉय, आईएनसी, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले एम एन रॉय ने रखी, फिर आईएनसी, फिर जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगर हम देखें जितने भी मिशन आए थे जो कि बात कर रहे थे कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दें, क्या करें, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए। सो ऑगस्ट ऑफर क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई। इज दिस फाइन? ठीक है, तो अगर एक स्टेटमेंट आता है कि क्या क्रिप्स मिशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई थी, तो यस, वहां पर बात हुई थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन में मैं आपको बता दूं कि इसमें दोनों इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो आते थे प्रिंसली स्टेट से, और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। इज दिस फाइन? ठीक है। So if there is a statement that the Constituent Assembly consisted only of elected members, so this is a wrong statement। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि Constituent Assembly में दोनों तरह से मेंबर्स आए थे, इलेक्टेड भी, नॉमिनेटेड भी। अब इसका इलेक्शन कैसे हुआ था? इट वॉज हेल्ड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो आपको प्रीलिम्स के लिए याद करने। ठीक है, अगर हम और बात करें तो इसमें 296 मेंबर्स थे जो कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से थे, और 93 मेंबर्स थे जो कि प्रिंसली स्टेट से थे। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का पार्टीशन हो गया था, पाकिस्तान फॉर्म हुआ था जिसकी वजह से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पार्टीशन की वजह से जो रियल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट मीटिंग की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा आपको स्टेट पीसीएस में भी काम आ जाते हैं। ओके, यूपीएससी में इनकी थोड़ी क्रोनोलॉजी वगैरह पूछी जाती है। Just give me a minute. या ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि जो फर्स्ट मीटिंग थी उसके बाद होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो कि 11 दिसंबर 1946 को होता है। चलिए, सो अभी तक एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सो टिल नाउ वी रेड अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। ओके, फिर हमने पढ़ा कि इसका प्रपोजल किस किस ने रखा, जैसे कि एम एन रॉय ने रखा 1934 में, आईएनसी ने रखा 1935 में, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन भी बात करते हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद हमने इसका कॉम्पोजिशन पढ़ा, जहां पर वी टॉक्ड अबाउट कि इसमें दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इसमें मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। देन वी रेड अबाउट कि इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई। ठीक है, और फिर हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं ऑन 11 दिसंबर 1946। उसके बाद अब क्योंकि हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात की है तो हमको पता होना चाहिए कि कौन थे। तो अगर इसके प्रेसिडेंट को हम देखें तो जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह मिलती थी तो इसके प्रेसिडेंट थे जीवी मावलंकर। ओके, और जब भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह मिलती थी तो इसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगर हम इसके वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे एच सी मुखर्जी।
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इसके थे BN राव। ओके, आई होप सभी को ये समझ आया। तो अभी हमने किस किस की बात की, प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वो समथिंग कि कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा, क्या क्या उसके बेसिक फीचर्स होंगे, क्या उसमें ब्रॉडली कौन से आइडियाज रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, बट कब रखा गया और किसने रखा। तो इसको प्रपोज किया गया था 13 दिसंबर 1946 बाय जवाहरलाल नेहरू ना। इस सब का रिलेशन क्या है, मैं ये डेट्स आपको क्यों बता रही हूँ, अगेन क्रोनोलॉजी, कि पहले इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, या पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया। तो हमने देखा कि इलेक्शन हुआ 11 दिसंबर को और फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया। इज दिस फाइन? चलो, अब हम देखते हैं कि जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसमें बोला गया कि कौन से आइडियाज रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तो उसमें क्या क्या बात हुई। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये मैं आपको बता दूं कि लेटर जो हमारा प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमारी कंट्री एक सोवरेन कंट्री होगी। सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री में नहीं होगा। ओके, जिसका क्या आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि इंडिया एक सोवरेन नेशन है, क्या इसका एक एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट इज कि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या है कि जो भी हमारे लीडर्स होंगे, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इलेक्शन होते हैं। ओके, हर 5 साल में इलेक्शन होता है जिससे हम अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं। ओके, देन इट शुड बी अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हेड ऑफ स्टेट भी इलेक्टेड होंगे, तो इनके भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारी कंट्री में होते हैं। नेक्स्ट इज फेडरल। फेडरल मतलब कि देयर शुड बी अ डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो वो भी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है। देन यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड एसोसिएशन। सो दीज वर सम ऑफ द आइडियाज जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उसके साथ साथ आपको माइनॉरिटी और बैकवर्ड कास्ट का प्रोटेक्शन करना है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 70 है जो प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी। इंटीग्रिटी होनी चाहिए टेरिटरी ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था ऑन 22 जनवरी, दिस इज अ स्पेलिंग एरर, 22 जनवरी 1947। ठीक है, ये सब आपको भले ही डेट नहीं भी याद हो, वैसे इट इज इंपॉर्टेंट कि डेट आप याद करो। अगर आपको डेट नहीं भी याद है तो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ कमिटीज बनाई गई थी जो कि पर्टिकुलर चीज से डील करें। जैसे कि आज के टाइम पे भी हम देखें तो हमारे पार्लियामेंट में डिफरेंट कमिटीज होते हैं। एस्टिमेट्स कमिटी हो गई, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी हो गई, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी हो गई। तो उस टाइम पे भी काफी कमिटीज बनाएगी जो कि ओवर थ्रू करेंगी, ओवरलुक करेंगी इस सारे काम को जो भी हमारे में बनाया जा रहा था कि फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट होंगे, DPSP होगा, किस तरह की चीजें होंगी। तो उसमें ये हेड्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे, स्टीयरिंग कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद, स्टेट एंड फाइनेंस कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे, क्रेडेंशियल्स कमेटी को अय्यर जी हेड करते थे, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी, स्टेट्स कमेटी को जवाहरलाल नेहरू हेड करते थे, फ्लैग कमेटी को राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे। और अगर हम देखें कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट वाज हेडेड बाय GV मावलंकर। इसके बाद कुछ और कमिटीज थी, जैसे कि जस्ट अ मिनट, ओके, जैसे कि एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एरियाज, इसको सरदार पटेल हेड करते थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को भी सरदार पटेल हेड करते थे। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसको अगर आपको याद करना है तो हम बोलते हैं कि सरदार पटेल ने हमारी कंट्री को एक किया, तो उन्होंने बेसिकली डिफरेंट प्रोविंसेस को साथ में लेकर आए। सो दैट इज वाई प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वाज हेडेड बाय सरदार पटेल। और ये डिफरेंस आप याद रखना, स्टेट्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू थे और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वाज हेडेड बाय सरदार पटेल। इस तरह की चीजें मिसलेनियस चीजें होती हैं जहां को आपको याद करना पड़ता है कि कौन सी कमेटी किसने हेड की है। तो इसको आप रोज 10 मिनट सोने से पहले रिवाइज कर लिया करो। ओके, रोज इसको रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। नाउ लेट अस सी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए थे। तो इसने पहली बात तो रेटिफाई की थी इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन 1949।
इसमें भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सबसे पहले फंक्शन कौन सा किया, फिर इसने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया और नेशनल एंथम अडॉप्ट किया। सो नेशनल फ्लैग 1947 में अडॉप्ट किया गया और नेशनल एंथम 1950 में। उसके बाद इसने नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया ऑन जनवरी 24 1950। देन इट इलेक्टेड, और इन्होंने ऑब्वियसली राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, ठीक है, कॉमनवेल्थ का रेटिफिकेशन किया और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया। इज दिस फाइन? सबको समझ आ रहा है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन हेड करता था ड्राफ्टिंग कमेटी को? कमेंट सेक्शन में बताइए इसके हेड कौन थे, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। कौन था इसका हेड? तो इसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स, ठीक है। तो कितने मेंबर्स थे? 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। कौन कौन था? B.R. अम्बेडकर जो कि इसके चेयरमैन थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एंड देयर वर अदर्स लाइक वी हैव दी डॉक्टर K.M. मुंशी, ठीक है। सो कौन कौन से मेंबर्स अभी हमने पढ़े? अभी हमने पढ़ा B.R. अम्बेडकर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे और K.M. मुंशी थे। इसके अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर थे N. माधव राव जिन्होंने रिजाइन किया ड्यू टू इल हेल्थ और उन्होंने B.L. मित्तर को रिप्लेस किया था। सो बेसिकली N. माधव राव आए थे और उन्होंने किसको रिप्लेस किया? B.L. मित्तर। और B.L. मित्तर को क्यों रिप्लेस, B.L. मित्तर ने क्यों रिजाइन किया? बिकॉज ही वॉज इल। उसके बाद T.T. कृष्णामाचारी थे और इन्होंने भी D.P. खेतान को रिप्लेस किया क्योंकि 1948 में D.P. खेतान की डेथ हो जाती है। तो अभी हमने ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जिसके चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर। कितने मेंबर्स थे इसमें? 7 मेंबर्स थे। ओके, कौन कौन मेंबर्स थे इसके? सो वी टॉक्ड अबाउट K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। फिर हमने बात की कि सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके मेंबर थे, N. माधव राव थे जिन्होंने B.L. मित्तर को रिप्लेस किया, T.T. कृष्णामाचारी थे जिन्होंने D.P. खेतान को रिप्लेस किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली बात तो इन्होंने एलिफेंट एज अ सिंबल अडॉप्ट किया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर जो H.V.R. अयंगर थे ये सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। देन S.N. मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसके कैलीग्राफर थे। इज दिस फाइन? सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगी विद अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है कि कौन सी कमेटी का कौन चेयरपर्सन था? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स एंड यूनियन पावर्स कमिटी। हमें यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पेयर सही है। इज दिस फाइन? ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो यूनियन पावर्स कमेटी है वो हेड की थी जवाहरलाल नेहरू ने। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अभी मैंने आपको बताया सरदार पटेल ने हेड की थी और ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ये कुछ कमिटीज हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, राजेंद्र प्रसाद एक्सेट्रा। तो यहां पर जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन हेड कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू। सो दिस इज रॉन्ग। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी इज राइट। आप चाहे तो यहां पर भी देख सकते हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स इज अगेन रॉन्ग क्योंकि कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स अभी मैंने आप लोगों को बताया था किसने हेड की है? नेहरू जी ने। यूनियन पावर्स कमिटी जो कि जवाहरलाल नेहरू ने हेड की थी। सो द स्टेटमेंट 2 and 4 आर राइट। इज दिस फाइन? ठीक है। तो ये आप दोबारा से पढ़ सकते हैं कि कौन सी कमेटी किसने हेड की है। चलिए अब एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सो वी टॉक्ड अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है, कितने मेंबर्स हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, देन वी डिस्कस्ड अबाउट फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या क्या फंक्शंस है मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। फंक्शंस थे कि इसने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप रेटिफाई की, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग इन्होंने अडॉप्ट किया,
ठीक है. So these were some of the functions which were performed by Constituent Assembly. Now, thank you for watching this video and stay updated for more such content. Next video में we will be discussing about preamble.